चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में आ गए हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? तो इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग के पास 3 दे रखा हुआ है। इसमें क्या दे रखा हुआ है? सम्स में रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कितने बड़ी सम्स हैं और इसमें रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, फ्रॉम द एबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अरब इस्पात उद्योग लिमिटेड। तो अरब इस्पात उद्योग लिमिटेड का हम लोग को बनाना है क्या? तो हम लोग को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट हम लोग को सम्स में बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये हम लोग को 5 आइटम को दिखाते हुए इसमें हम लोग को क्या बनाना था? कॉस्ट शीट बनाना है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में सबसे में क्या क्या दे रखा होता है। देखिए कितने पेज का दे रखा होता है। ये हम लोग के पास ऑलमोस्ट 2 पेज का यहाँ पे सम्स गिवन है। इसमें क्या बोला कि अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग को 31 मार्च 2020 का हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, फिर यहाँ पे जीएसटी पेड ऑन द एबव परचेज एट द रेट 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसका जैसे ही क्रेडिट मिल जाएगा तो इस आइटम को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आंसर इज नो, इस आइटम को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेट इनवर्ड था, उसके बाद हम लोग के पास उसमें क्या दे रखा है? तो यहाँ पे वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, उसके बाद कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड ESIS दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था? प्रोडक्शन बोनस पेड फॉर फैक्ट्री वर्कर, उसके बाद रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, फिर अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड एंड पैटर्न्स, लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर। तो जिसका लाइफ कितना दे रखा हुआ है? 2 ईयर सिर्फ और सिर्फ दे रखा हुआ है। तो ये दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, उसके बाद स्टोर एंड स्पेस कंज्यूमर्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन जिस पे दे रखा हुआ है किस किस पे? तो सबसे पहला जो फैक्ट्री बिल्डिंग पे, ऑफिस बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फिर डिलीवरी व्हीकल पे। तो ये हम लोग के पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, तो सुपरवाइजर का सैलरी दे रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ। फिर यहाँ पे सेल्स ऑफिस बिल्डिंग दे रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल यूज फॉर बाय डायरेक्टर दे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था? यहाँ पे दे रखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP का भी हम लोग के पास इंश्योरेंस दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी, उसके बाद सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। तो ये सभी दे रखा हुआ। उसके बाद एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ओवरहेड। उसके बाद यहाँ पे सैलरी पेड टू फंक्शन मैनेजर, जिसमें यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट्स, उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग का ये हम लोग के पास सैलरी दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला? सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। उसके बाद पैकिंग कॉस्ट में यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग नेसेसिटी टू मेंटेन क्वालिटी। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे पैकिंग कॉस्ट दे रखा हुआ है। फिर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूजेस ऑफ नॉन इक्विटी फंड। तो यहाँ पे हम लोग के पास फाइनेंस चार्जेस दे रखा हुआ, और फाइनेंस चार्जेस भी कॉस्ट शीट में इंक्लूडेड नहीं होता है। मैं आप लोग को एक बार समझ पढ़ने के बाद समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद फीस पेड फॉर लीगल एडवाइजर, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस पेड टू द स्टाफ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस पेड टू स्टाफ का दे रखा हुआ। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। तो हम लोग के पास 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक दे रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे जिसमें WIP का रॉ मटेरियल का दे रखा हुआ है, WIP का दे रखा हुआ, और उसके बाद फिनिश गुड्स का हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, जिसमें रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का ये हम लोग के पास तीनों का तीनों स्टॉक दे रखा हुआ है। और सम्स में क्या बोला? अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 86,000 का। तो ये हम लोग के पास मिसलेनियस इनकम हो गया। क्या हो गया? मिसलेनियस इनकम। तो ये भी सम्स में हम लोग के पास दे रखा हुआ है। देखिए जितना भी आइटम है वो सारे के सारे आइटम हम लोग को दे रखा हुआ है। अगर आप लोग फर्स्ट जो क्लास था, जो फर्स्ट क्लास हम लोग का कॉस्ट शीट समझे थे कि किस तरह से हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है, तो वो वाली जो हम लोग के पास क्लासेस था वो अगर आप लोग देख करके नहीं आओगे तो आप लोग को इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट शीट है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या चीज कॉस्ट शीट में इंक्लूडेड नहीं होता है। एक सेकंड, मैं आप थ्योरी खोज रहा हूँ इसमें कहाँ पे है, शायद इससे पहले वाला ही होगा। क्या क्या चीज हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग को क्या क्या चीज कंसीडर इसमें नहीं करना है, क्या किसका ट्रीटमेंट हम लोग को किस तरह से करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले जो भी अब नॉर्मल कॉस्ट होता है
उसे हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते हैं। देखिए, एनी अबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल शैल नॉट बी फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये पार्ट नहीं बनता है। चाहे यहाँ पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से कुछ भी अगर कॉस्ट आ जाता है तो वो भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय ड्यू टू सडन लॉकडाउन, तो ये सब जैसे सडन लॉकडाउन की वजह से हो गया, लॉकडाउन की वजह से बहुत ही सारा कॉस्ट लग गया, कोविड-19 की वजह से कुछ भी कॉस्ट लगा, तो ये सब यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। तो देखिए, कॉस्ट शीट में सबसे पहला जो आइटम हो गया वो अबनॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर सेकेंड आइटम जो हो गया वो यहाँ पे सब्सिडी या ग्रांट या इंसेंटिव अगर कुछ भी मिलता है तो ये जो रिसीव होगा सब्सिडी के फॉर्म में या ग्रांट या इंसेंटिव के फॉर्म में, तो ये भी कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद पेनल्टी कुछ भी लगता है या फाइन लगता है या डैमेजेस या डिमर्ज, तो ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस चार्जेस, तो यहाँ पे इंटरेस्ट या अदर फाइनेंस चार्जेस कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये भी आप लोग स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख लीजिए कि क्या क्या चीज कॉस्ट शीट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, एक इसमें आ गया एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया सबसे पहला, उसके बाद यहाँ पे सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, फिर पेनल्टी, फाइन्स, डैमेज एंड डिमर्ज, उसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस चार्जेस, ये सब कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, तो हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, ये अभी हम लोग करने वाले। तो चलिए आ जाए कॉस्ट शीट। इससे पहले लेकिन फर्स्ट वाले वीडियो अगर नहीं देख के आए होंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, या जैसे ऊपर देख लेंगे आप लोग क्लासेस परचेज किए होंगे तो उस टाइम में क्लासेस परचेज किए होंगे तभी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को ऊपर में मिल जाएगा, या अगर इनकेस यूट्यूब पे होगा तो उस टाइम में प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ आ जाए, कॉपी में आ जाए आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर है 3 नंबर का। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, सम से एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं या वीडियो को क्लोज करके आप लोग पढ़ लीजिए। जिसमें यहाँ पे प्राइम कॉस्ट हम लोग को निकालना है सबसे पहला, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, बट प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज ऐड करना होता था। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद यहाँ पे प्लस परचेज करते थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते थे, एंड उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पे था डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब ऐड करने के बाद हम लोग के पास आता था प्राइम कॉस्ट। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हो वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ आ जाइए सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में, तो दे रखा हुआ हम लोग के पास रॉ मटेरियल परचेज जो कितने का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है 10,000 लाख, मतलब 10 करोड़ है ना, हाँ 10 करोड़ का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 10 करोड़ का रॉ मटेरियल कंज्यूम में। ये हो गया हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, हम लोग के पास यहाँ पे जीएसटी के बारे में बोला, जीएसटी में यहाँ पे एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, तो ये आएगा, तो आंसर इज नो, इसमें तो ये आने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग के पास सम्स में क्या दे रखा होता है, यहाँ पे फ्रेट इनवर्ट दे रखा है, तो फ्रेट इनवर्ट यहाँ पे हम लोग के पास ऐड होता था ना, तो चलिए हम लोग ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले आ जाएगा, सॉरी परचेज था ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना था, इसमें रॉ मटेरियल परचेज जो हम लोग के पास था ये, इसके बाद यहाँ पे था फ्रेट इनवर्ट्स जो कितने का था फ्रेट इनवर्ट, 11,20,600, 11,20,600 का हम लोग के पास फ्रेट इनवर्ट था। अब इसके बाद फ्रेट इनवर्ट का भी हम लोग का पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर, तो ये सब तो दूसरे में आने वाला है, वेजेस में आने वाला है, तो ये सब आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर देते और क्लोजिंग को हम लोग माइनस कर देते, तो ये हम लोग अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्लस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कितने का दे रखा हो, तो यहाँ पे 18 लाख का दे रखा हो, तो यहाँ लिख दीजिए 18 लाख, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कितने का दे रखा हो, तो ये हम लोग के पास दे रखा हो 9,60,000 का। तो ये हो गया।
और तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ हम लोग के पास, नहीं दे रखा हुआ था जब सम्स हम लोग बढ़े तो उस टाइम हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ था। तो ये ही हम लोग का क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, जो कितने का अमाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देता हूं आप लोग को, प्लस 11,20,000 प्लस 18 लाख प्लस 9,60,000। तो ये हम लोग के पास आ गया, सॉरी माइनस होगा ना 9,60,000। तो ये आ गया हम लोग के पास, कितना आ गया, 3 2 5 3 2 5 2 7 1 8 प्लस 11,20,000 600 प्लस 600 भी है, प्लस 18 लाख माइनस 9,60,000। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 10 करोड़ 19,60,000 एंड 600। ये हम लोग के पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड वाले पॉइंट में हम लोग लिखते थे, सेकेंड वाला पॉइंट में डायरेक्ट इंप्लॉई या लेबर कॉस्ट, यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट। अब इस डायरेक्ट इंप्लॉई कॉस्ट में क्या क्या दे रखा हुआ, सब हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाए फर्स्ट वाले पॉइंट में जहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज में, सेकेंड वाले पेज में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा हुआ वेजेस पेज टू फैक्ट्री वर्कर। तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तो आने वाला है ना, बिकॉज फैक्ट्री वाले को पेमेंट हो रहा है। तो 29,20,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेजेस 29,20,000, ये हम लोग के पास आ गया। फिर वेजेस के बाद हम लोग के पास क्या है, कंट्रीब्यूशन मेड टू टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स सॉरी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड ESI, जो कितने का दे रखा हुआ, 3,60,000। तो ये भी हम लोग के पास आ जाएगा, जो भी कंट्रीब्यूशन है जो कितने का है, 3,60,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3,60,000। अब इसके बाद क्या दे रखा, तो हम लोग के पास इसके बाद दे रखा प्रोडक्शन बोनस पेड। तो यहाँ पे बोनस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बोनस है, बोनस जो कितना था 2,90,000। तो ये हम लोग के पास बोनस आ जाएगा। अब बोनस के बाद क्या दे रखा, तो यहाँ पे रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी तो हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता था ना, तो ये नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसी को ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास आ जाएगा डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट। तो इस केस में आ जाएगा हम लोग के पास 29,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,90,000। तो हम लोग के पास आ गया 35,70,000। तो 35,70,000 हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट। अब डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड वाले पॉइंट में, थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आइटम देख लेते हैं क्या क्या चीज दे रखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है यहाँ पे रॉयल्टी ऑफ द प्रोडक्शन जो है 172,600। तो ये आ गया 172,600 रॉयल्टी के बदले। इसके बाद क्या दे रखा होता है, इसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। तो यहाँ पे पावर एंड फ्यूल का जो कितने का दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास पावर एंड फ्यूल दे रखा 462,000 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 462,000 का। इससे पहले आप लोग फर्स्ट वाले वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सा आइटम कहाँ पे ज्यादा था। तो ये पावर एंड फ्यूल का हो गया। अब पावर एंड फ्यूल के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मॉड्यूल एंड पैटर्न्स। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, बट ये तो हम लोग के पास किस चीज का एक्सपेंस होता था, तो ये हम लोग के पास प्रोडक्शन एक्सपेंस होता था। तो ये नहीं आने वाला है। तो हम लोग के पास अब नेक्स्ट वाले जो आइटम जो दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है जॉब चार्जेस पेज टू जॉब वर्कर। तो यहाँ पे जॉब चार्जेस जो दे रखा हुआ 812,000, ये हम लोग के पास जॉब चार्जेस दे रखा हुआ है। अब जॉब चार्जेस के बाद हम लोग के पास एक होता था अमोर्टाइजेशन ऑफ, जो भी हम लोग के पास था अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या, तो मॉल्स एंड पैटर्स का अमोर्टाइजेशन आता था। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइज कितने दिन में करना है, तो हम लोग के पास यहाँ पे देखो इसका लाइफ है 2 ईयर और इसका कॉस्ट कितना देखा, तो 896,000। तो यहाँ पे 896,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से। तो हम लोग के पास अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 896,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 448,000। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए 448,000। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या है, स्टोर एंड स्पेस कंज्यूम। तो ये सब तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता था ना, तो ये सब ऐड नहीं होने वाला। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना हो जाएगा,
तो 172,600 प्लस 462,000 प्लस 812,000 प्लस 448,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया? तो ये हम लोग के पास आ गया 18,94,600। और ये सब ऐड करने के बाद जो हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम का हो गया, फिर डायरेक्ट वेजेज आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये सब को ऐड करने के बाद हम लोग के पास क्या आ जाता था? तो ये हम लोग के पास आता था प्राइम कॉस्ट। तो जो प्राइम कॉस्ट कितने का आ जाएगा? तो चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं। तो प्लस करेंगे हम लोग 35,000 एंड 70,000 प्लस करेंगे 10,19,606,000, तो ये हम लोग के पास आ गया 10,74,25,200। ये हम लोग के पास क्या आ गया? तो ये हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट फर्स्ट जो हम लोग का पार्ट था ये आ चुका है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड ऐड कर देते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट वाले पेज में, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो हम लोग का फोर्थ वाले पॉइंट में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड हम लोग का यहाँ पे ऐड होने वाला है। अब यहाँ देखिए फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड में हम लोग को क्या क्या ऐड होगा? तो यहाँ पे सबसे पहला जो दे रखा वो हम लोग के पास क्या दे रखा होता है? स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स। तो यहाँ पे स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स जो कितने का दे रखा हो? तो यहाँ पे 1,12,000 का ये दे रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन के बारे में दे रखा है, जिसमें डेप्रिसिएशन में हम लोग का फैक्ट्री बिल्डिंग का दे रखा है 84,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग जो है 84,000 का। इसके बाद हम लोग के पास 84,000 का हो गया। फिर ऑफिस बिल्डिंग का देखा डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का देखा था, ये हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है? तो 1,26,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो कितने का है? तो यहाँ पे है 1,26,000, ये आ जाएगा 1,26,000। तो ये 1,26,000 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास देखा सैलरी पेड टू सुपरवाइजर जो 1,26,000 का देखा हुआ है। तो चलिए लिखते हैं सैलरी पेड टू सुपरवाइजर पेड टू सुपरवाइजर जो कितने का देखा था? तो ये हम लोग के पास देखा था 1,26,000। ये हो गया। अब इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का देखा हुआ है, फिर सेल्स का दे रखा हुआ है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का, फिर व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर का ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो ये आ गया 26,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का जो कितने का था? 48,000 का। फिर सेल्स एंड सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का तो ये हम लोग के पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। फिर यहाँ पे व्हीकल का दे रखा हुआ था, ये भी नहीं आने वाला। फिर हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस वाला। तो इंश्योरेंस में प्लांट एंड मशीनरी का देखो 31,200। तो यहाँ पे इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो कितने का देखा होता है? 31,200 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 31,200 का। फिर इंश्योरेंस का हो गया। यहाँ पे फिर फैक्ट्री बिल्डिंग का देखा हुआ है 18,100। तो यहाँ पे चलिए 18,100 भी हम लोग लिख देंगे। तो ये आ जाएगा इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग जो कितने का है? तो 18,100। तो ये भी हम लोग के पास आ गया। अब इसके बाद इंश्योरेंस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है? यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP पे भी हम लोग के पास इंश्योरेंस दे रखा हुआ जो कितने का दे रखा हुआ? 36,000 का। तो ध्यान दीजिए जो गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में, जो रॉ मटेरियल था उसको फैक्ट्री तक लाने में अगर कुछ भी इंश्योरेंस होता था तो वो हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बनता था। बट ये जो है यहाँ पे जब ऑफिस में आ गया, जब मतलब सॉरी ऑफिस नहीं, जब फैक्ट्री में आ जाता है उसके बाद जो इंश्योरेंस वाला यहाँ पे लगता है तो वो हम लोग के पास कहाँ पे आने वाला है? तो ये हम लोग के पास जो 36,000 है वो हम लोग को आने वाला है फैक्ट्री वाले ओवरहेड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल एंड WIP। तो ये हम लोग के पास कितने का देखो रॉ मटेरियल एंड WIP का इंश्योरेंस 36,000। यहाँ पे लिख देता हूँ 36,000 का इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस का हम लोग के पास 36,000 का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है?
तो यहाँ पे एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, तो ये तो अलग से हेडिंग बनेगा। फिर सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल का दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये सभी हम लोग के पास यहाँ पे आने वाला है। एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन के बारे में हम लोग के पास जो था वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आता था, तो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट जो कितने का था 26,600 का, तो ये हम लोग ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद हम लोग के पास जो भी आएगा वो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का। और नीचे तो हम लोग के पास कुछ नहीं दे रखा था ना, एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो दूसरा पार्ट दे रखा था, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग के पास फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड का आ जाएगा, जो कितने का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो 1,12,000 प्लस 84,000 प्लस 126,000 प्लस 126,000 प्लस 48,000 प्लस 31,200 प्लस 18,100 प्लस 36,000 प्लस 26,600, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया तो यहाँ पे 6,07,900 6,07,900 हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड आ गया। और प्राइम कॉस्ट में जैसे हम लोग इसको ऐड कर देते तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, ग्रॉस फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट जो कितने का आ जाएगा, तो इसमें चलिए ऐड करते हैं। तो 107425,200, तो हम लोग के पास आ गया 1080333100, तो ये आ गया। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं, तो हम लोग कर देते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो चलिए ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में दे रखा हुआ 9,20,000, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 9,20,000 को। फिर माइनस कितना करने वाला है, तो माइनस हम लोग करेंगे 8,70,000, तो यहाँ पे 8,70,000 को हम लोग यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास ऐड कीजिए 9,20,000 माइनस करेंगे 8,70,000, तो ये हम लोग के पास आ गया कितना, तो 108083,100, ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट आ गया। तो फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट हम लोग के पास आ चुका है। अब इस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में से हम लोग 4-5 आइटम को ऐड कर देते, जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता था, प्लस में हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हम लोग के पास प्रोडक्शन से रिलेटेड होता था, तो ये सब हम लोग ऐड कर देते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, कितना नंबर का पॉइंट है, 5वें नंबर का पॉइंट, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हो, तो यहाँ पे चलिए देखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में हम लोग का दे रखा है 19,600, तो यहाँ पे सैलरी था ना, एक्सपेंस पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम लोग के पास कितना है 19,600, तो यहाँ पे लिखेंगे 19,600। और यहाँ पे सैलरी पे टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ को कितना, तो 96,200, तो ये आ जाएगा 96,200 जो है सैलरी के बदले। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 9600 प्लस 96,200, तो ये हम लोग के पास आ गया कितना आ गया, तो 1,15,800। इसके बाद क्या दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 6 वाले पॉइंट में आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस या ओवरहेड जो कितने का है, तो 18,200, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 18,200 का, ये आ गया। अब ये तो हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग के पास है एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री जो कितने का है 1,18,600, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट कितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद है कितना नंबर का पॉइंट था 6 का, तो यहाँ पे आ जाए 7th नंबर पॉइंट पे। तो 7th नंबर पॉइंट पे हम लोग को लिखना होगा एडमिन एक्सपेंस या ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या दे रखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास था 1,18,000 का एक्सपेंस, यहाँ पे 1,18,600 का हम लोग के पास एक्सपेंस था। एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे दे रखा हुआ उनके पास सैलरी पेड टू फंक्शन मैनेजर जहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल का दे रखा होता, तो यहाँ पे ये भी हम लोग के पास आ जाएगा सैलरी वाला पार्ट प्रोडक्शन कंट्रोल का। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल जो कितने का दे रखा हुआ सैलरी, तो 9,60,000, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 9,60,000 का। फिर ऐड करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 118,600 प्लस 9,60,000
तो ये आ गया 10,78,600। 10,78,600 का ये हम लोग के पास क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री का। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का फैक्ट्री का आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फैक्ट्री का आ गया। फैक्ट्री के बाद हम लोग के पास क्या होता था, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब हो गया था। तो यहाँ पे आता था हम लोग के पास पैकिंग पैकिंग का आता था। तो चलिए देखते हैं पैकिंग में। तो पैकिंग के बारे में हम लोग को बोला था यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग कितना का है, 96,000 का। तो चलिए हम लोग लिखेंगे प्राइमरी पैकिंग जो कितने का है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 96,000 का पैकिंग था। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी मिसलेनियस इनकम होता था, तो मिसलेनियस इनकम वाला पार्ट था। तो मिसलेनियस इनकम जो हम लोग के पास लास्ट में दे रखा हुआ था, कितने का दे रखा हुआ था, 86,000 का। तो यहाँ पे 86,000 हम लोग माइनस करते थे, और ये माइनस करने के बाद जो भी हम लोग के पास आता था वो क्या आता था, तो ये आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस केस में कितना आ जाएगा, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1080,83,100 प्लस 115,800 प्लस 18,200, ये आ गया। फिर प्लस करेंगे हम लोग 10,78,600, फिर प्लस करेंगे 96,000, फिर माइनस हम लोग करने वाले हैं 86,000। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 10,93,05,700। तो 10,93,05,700, ये हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ क्या करते थे, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते थे। तो चलिए लिखते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें लेस करते थे हम लोग क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते थे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना दे रखा हो, तो यहाँ पे 11 लाख का ओपनिंग और क्लोजिंग कितने का, 18 लाख का। तो यहाँ पे 11 लाख ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हम लोग के पास हो जाएगा 18 लाख का। तो ओपनिंग ऐड और माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा था, तो ये चलिए देख लेता हूं। तो ये हम लोग के पास आ गया 10,93,05,700 प्लस 11 लाख माइनस 18 लाख 10,86,005,700। एक सेकेंड, चलिए। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग का क्या आ जाता था ये, तो ये हम लोग का आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या ऐड कर देते थे, तो हम लोग के पास जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता था, सेलिंग होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और प्लस में सेकेंडरी पैकिंग, ये सब ऐड कर देते थे। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता था। तो चलिए हम लोग ऐड करेंगे एक एक आइटम करके। तो सबसे पहला जो हम लोग का होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो यहाँ 9th वाले पॉइंट में आ जाएगा, जो भी होगा, जो भी पॉइंट है उसमें एडमिन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या दे रखा हुआ सबसे हम लोग के पास, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, ये सब पॉइंट हम लोग के पास आ गया था। तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो दे रखा हुआ था ऑफिस बिल्डिंग पे, तो यहाँ चलिए लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000 का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 56,000 का। उसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट जो दे रखा था, वहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दे रखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्या क्या चीज का दे रखा है, रिपेयर मेंटेनेंस। यहाँ पे प्लान मशीन का तो हम लोग लिख सकते थे, सेल्स बिल्डिंग का। उसके बाद हम लोग के पास व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, तो ये हम लोग के पास दोनों दे रखा हुआ था। तो व्हीकल यूज प्लान व्हीकल ऑफ डायरेक्टर्स जो कितने का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे दे रखा है 9600। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 9600, किस में आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा। और जो दूसरा वाला था वो हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, तो ये हम लोग लिखेंगे उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग के पास कौन सा पॉइंट दे रखा है, तो इसके पास हम लोग के पास सैलरी का दे रखा है 9,18,000, जो किसका दे रखा है, फाइनेंस एंड अकाउंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी जो कितने का दे रखा है, तो यहाँ पे 9,18,000। उसके बाद अब हम लोग के पास नेक्स्ट वाला जो आइटम दे रखा हुआ वो किसका दे रखा है, तो यहाँ पे सैलरी पे टू जनरल मैनेजर,
1256, तो यहाँ पे फिर से आ गया सैलरी 12,56,000 का, यहाँ लिख दीजिए 12,56,000 का सैलरी। एंड इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ, तो इसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है यहाँ पे फीस पे टू ऑडिटर जो 1,80,000 का, तो यहाँ पे फीस ऑफ ऑडिटर 1,80,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 का। फिर उसके बाद हमारे पे बोला लीगल एक्सपेंस वाले को फीस पेड किया गया था, तो फीस पेड टू लीगल एडवाइजर, जिसमें कितना फीस पे किया गया था लीगल एडवाइजर को, तो यहाँ पे 1,20,000 थे, चलिए लिख देता हूँ 1,20,000। फिर उसके बाद हम लोग के पास है फीस पे टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2,20,000, तो यहाँ पे फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कितने का दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दे रखा हुआ है 2,20,000 का। और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है ना, चलिए और तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ, तो ये सब हम लोग को ऐड करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा, तो जो हम लोग के पास इस टाइम में कितना आ जाएगा, तो 56,000 प्लस 19,600 प्लस 918,000 प्लस 12,56,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,20,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 27,69,000, तो 27,69,600 ये हम लोग के पास आ गया। अब ये तो हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का आ गया। अब इसी तरह से हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे, तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट वाले में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सेलिंग ओवरहेड, अब सेलिंग ओवरहेड में क्या दे रखा हुआ, तो सेलिंग ओवरहेड में चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दे रखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड में। तो एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग का सारा पॉइंट हो चुका है कवर। फिर यहाँ पे डिलीवरी व्हीकल का हम लोग कर चुके थे, डेप्रिसिएशन नहीं किए थे, तो डिलीवरी ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में चलिए एक काम करते हैं, नीचे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिलीवरी व्हीकल का दे रखा हुआ जो कितने का दे रखा हुआ यहाँ पे, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ 86,000 का। तो यहाँ पे 86,000 का डिलीवरी व्हीकल का हो गया। फिर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का हम लोग के पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा हुआ है, यहाँ पे हाँ ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का जो हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का, तो ये था हम लोग के पास 18,000 का। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000। अब इसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग का कुछ छूट रखा है गया, तो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग का दे रखा हुआ है सैलरी, तो चलिए लिखता हूँ सैलरी जो कितने का दे रखा है 10,12,000 इस सैलरी का हो गया। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये हम लोग के पास पैकिंग दे रखा हुआ है, पैकिंग जो सेकेंडरी पैकिंग 1,12,000, तो यहाँ पे सेकेंडरी पैकिंग जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास था 1,12,000। एंड उसके बाद हम लोग के पास कुछ और भी है क्या, तो ये हम लोग के पास परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स एंड स्टाफ, तो परफॉर्मेंस बोनस दे रखा हुआ है तो 1,80,000, तो यहाँ पे बोनस 1,80,000 का हम लोग के पास बोनस दे रखा हुआ है। अब और तो हम लोग के पास कुछ नहीं छूट रहा है, एक ये वाली पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं एक बार। इसमें क्या बोला, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूजेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड को यूज करने में टाइम में यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पे किया गया था 7,20,000 का, तो 7,20,000 का यहाँ पे किया गया था। और जब हम लोग यहाँ पर रहते इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस चार्जेस, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन केस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर नॉन इक्विटी फंड एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट डेट एंड इक्विटी इनकर्स इन अरेंजिंग दोज फंड, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस शैल बी प्रेजेंटेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग को सेपरेट आइटम में ये चीज दिखाना है। तो ये वाली जो पॉइंट हम लोग के पास था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता था, बट यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस शैल बी प्रेजेंटेड
इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट शीट। तो हम लोग को सेपरेट आइटम करके यहाँ पे दिखाना होगा कॉस्ट शीट में। तो ये वाली पॉइंट से हम लोग एक चीज यहाँ पे जो नहीं लिखने वाले थे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं निकले वाले थे, ये दिखा देता हूं आप लोग को। ये वाली पॉइंट जो हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं लिखने वाले थे, इसे हम लोग को सेपरेट आइटम करके दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं सेपरेट आइटम करके इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, जो कितने का आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 7,20,000 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7,20,000, और यहाँ पे तो कुछ आइटम नहीं था, तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, और ये भी हम लोग के पास सेम आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सम्स में रिक्वायर्ड एक 7,20,000 का था ना, तो ये तो लिख दिया हूँ, और यहाँ पे कुछ भी तो हम लोग को नहीं निकाला था। तो बाकी जितना भी आइटम था वो सारे के सारे आइटम हम लोगों ने ट्रांसफर कर रखा है। तो ये इसी तरह से आप लोग ट्रांसफर करके कॉस्ट शीट बना सकते हो। तो चलिए इस आइटम जो बचा हुआ है इसे भी लिख देता हूँ, 18,000 प्लस 10,12,000 प्लस 1,80,000। तो ये हम लोग के पास आ गया 12,10,000। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस 108605,700, फिर प्लस इसमें करेंगे 27,69,600, फिर प्लस हम लोग ये वाला कर चुके थे 12,10,000, तो प्लस 86,000 प्लस 1,112,000 प्लस 7,20,000। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल में कितना आ गया, तो ये आ गया 11,35,35,3,300। ये हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। बस आप लोग को ये वाली पॉइंट भी याद रखना कि इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस को हम लोग को सेपरेट आइटम करके सम्स में दिखाना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ओवरहेड के बाद, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल से पहले हम लोग को ये वाले पॉइंट को दिखाना है। और आईसीआई स्टडी मेटेरियल में भी कर रखा था, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग से हेडिंग देकर के लिखा हुआ इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस को, तो ये भी आप लोग को दिखा देना। और इसी के साथ हम लोग का जो दे रखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 3 वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग करने वाले हैं जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैक क्वेश्चन होता है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से करेंगे।